विस्थापित आखिरकार असंतुष्ट क्यों रहेगा? यदि उसको पूर्ण मुआवजा एक साथ में मिल जाए और सरकारी अधिकारियों पे पूर्ण नियंत्रण सरकार का रहे और सभी निर्णयों को लेने के लिए या भुगतान इत्यादि करने के लिए समय निर्धारित कर दिए जाए और यदि निर्धारित समय में कार्य न हो तो वैसे अधिकारियों को दंडित किया जाए। 2001-2 में भी 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बना दी गई, माननीय उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। अभी भी राज्य सरकार ने इसी प्रकार की एक बात की, कोई नियोजन नीति के साथ उसको जोड़ा नहीं। उसको कहते हैं 9वीं अनुसूची में जब सम्मिलित होगा तब करेंगे। झारखंड के लोगों की यही पहचान है कि यदि कोई मैनुअल जो मजदूर या घरेलू काम करने वाला व्यक्ति है या बच्ची है तो झारखंड से है। झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी झारखंड पार्टी का आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एक नए व्यक्ति का नाम जुड़ा है, एक नए व्यक्ति जुड़े हैं इस पार्टी से, अजित कुमार। आप उनको जानते हैं, पूर्व महाधिवक्ता रहे हैं राज्य के, और उनको आज कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया है संभालने के लिए पार्टी का। हमारे साथ हैं, क्योंकि अधिवक्ता है तो कानूनी दांव पेच इनको आता है, उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। पहले इनको बधाई देते हुए आगे राज्य के मुद्दों पर बात करते, फिर हम बात करते हैं। दादा, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज से आपका राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ है, कैसे देखते हैं सारी चीज़ें? देखिए, अधिवक्ता के तौर पर भी मैं लोगों से जुड़ा हुआ था और उसी का परिणाम है कि लोगों ने भरपूर प्यार दिया इस पेशे में मुझे। और आज अगर राजनीतिक पार्टी के साथ में जुड़ करके काम करने जा रहा हूँ तो उसी जनता का काम करूँगा, उन्हीं लोगों का काम करने वाला हूँ। थोड़ा कैनवस बड़ा होगा, थोड़ा कार्य क्षेत्र बड़ा होगा, अंतर कुछ खास नहीं है। फिर भी नई उमंग तो है ही। राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ करके अगर राजनीति में जाना है तो उमंग के साथ और पूरी एनर्जी के साथ मैं पार्टी के साथ जुड़ रहा हूँ। और पार्टी को जो कुछ मुझसे अपेक्षाएं हैं, राज्य को मुझसे जो भी अपेक्षाएं हैं, राज्य के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के पिछड़े वर्गों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को जो कुछ मुझसे अपेक्षाएं हैं वो उनके बेटे से मिलेगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं झारखंड का नेता बनने नहीं आया हूँ, झारखंड का बेटा बनने के लिए आया हूँ। बेटा और नेता में फर्क होता है। लोग मुझे पाएंगे बराबर कि झारखंड का बेटा मिल गया है, झारखंड को नेता कहीं मिले हैं, और झारखंड का नेता मैं रहूंगा नहीं, मैं झारखंड का बेटा बन के इनके बीच में रहूंगा। आप महाधिवक्ता रहे हैं, फिर अब आपका राजनीतिक सामाजिक करियर शुरू हुआ है। झारखंड में जो मूल मुद्दे हैं वो पलायन है, विस्थापन है, ज़मीन की लूट है, बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों की अपनी पहचान का बात है, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है। तो आप कोर्ट में भी ये सब देखते होंगे, मुद्दे आते ही होंगे। अब उसको राजनीतिक तौर पर आप कैसे समाधान करने की कोशिश करेंगे समस्याओं? देखिए, आपने सही कहा फिर से कि अधिवक्ता के रूप में झारखंड के लोगों का दर्द मैंने देखा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी बराबर जाने का मुझे मौका मिलता है। वहाँ की न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में भी मैं बहस करने के लिए जाता हूँ। तो उन जगहों पे झारखंड के लोगों की यही पहचान है कि यदि कोई मैनुअल जो मजदूर या घरेलू काम करने वाला व्यक्ति है या बच्ची है तो झारखंड से है। और पलायन के मामले न्यायालय में भी आते हैं। यहाँ के विस्थापित लोगों का भी मामला कई एक मैंने किया है। तो ये तकलीफ की बात है ही। देखिए, न्यायालय में सिर्फ वही मामला सुलझाया जा सकता है जो न्यायालय में आता है, और न्यायालय काफी खर्चीला भी होता है और टाइम टेकिंग होता है। तो राज्य सरकार जो ये सब विवाद खत्म कर सकती है एक बार में, और सारे विवादों का अंत दिमाग लगा करके किया जा सकता है, नीति बना करके किया जा सकता है, वो राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। विस्थापित आखिरकार असंतुष्ट क्यों रहेगा? यदि उसको पूर्ण मुआवजा एक साथ में मिल जाए और सरकारी अधिकारियों पे पूर्ण नियंत्रण सरकार का रहे और सभी निर्णयों को लेने के लिए या भुगतान इत्यादि करने के लिए समय निर्धारित कर दिए जाए, और यदि निर्धारित समय में कार्य न हो तो वैसे अधिकारियों को दंडित किया जाए, यदि ऐसा प्रावधान बने और ऐसी नीतियां बनाई जाए तो समस्याएं नहीं रहेंगी।
और हमारा झारखंड जो है वो बिल्कुल सोने का झारखंड हो जाएगा। लेकिन इतने संसाधनों के बाद भी यहाँ के लोग तकलीफ में है। ये मुझे भी तकलीफ देता है और इसी तकलीफ से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के मैंने झारखंड पार्टी में आकर के आज से कार्य शुरू किया है। देखते हैं मुझे कितनी सफलता मिलती है। अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सबों से, आप पत्रकार बंधुओं से और राज्य की बुद्धिजीवी जनता को आह्वान करते हुए, राज्य के अधिवक्ताओं का आह्वान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मैं अकेला आया हूं यहाँ पे, परंतु आप लोग साथ देने के लिए जरूर आइएगा। मेरे मन में ईमानदारी है, मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं। आप लोग जरूर साथ दीजिएगा, वरना मैं भी असफल हो जाऊंगा और मैं जब असफल हो जाऊंगा तो मुझे दोगुनी तकलीफ होगी। जितनी तकलीफ में आज हूँ उससे ज्यादा तकलीफ होगी। इससे मुझे बचाइए। अंतिम सवाल है, क्योंकि आप अब राजनेता हैं, महादेवता भी रह चुके हैं। सरकार ने एक नया प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट से, 2 किया है। तो एक पर ज़्यादा बात हो रही है, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता। एक नेता के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं और एक पूर्व महाधिवक्ता के तौर पे कैसे देखते हैं? क्या कोई कानूनी पेंच होगा या कुछ? देखिए, राज्य का जो मूलवासी है वो मूलवासी ही रहेगा। राज्य सरकार के पास अनेकों तरीके हैं जिससे राज्य के मूलवासियों की पहचान करके उनको पूर्ण सुविधाएं जो दी जा सकती हैं, उनके विकास की योजना या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके और उसको मूर्त रूप दिया जा सके। ये शगुफा बार बार छोड़ देना। 2001-2 में भी 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बना दी गई, माननीय उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। अभी भी राज्य सरकार ने इसी प्रकार की एक बात की, कोई नियोजन नीति के साथ उसको जोड़ा नहीं। उसको कहते हैं 9वीं अनुसूची में जब सम्मिलित होगा तब करेंगे। तो राज्य की मूलवासी जनता या यहाँ के आदिवासी, यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग, यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, मैं खास करके इस दर्द को इसलिए समझ सकता हूँ कि मैं यहाँ का स्वयं मूलवासी हूँ। हजारीबाग के इचाक जिले में मेरा जन्म हुआ है और मेरे दादा परदादा वहीं रहे थे, वहीं रचे बसे थे। दूसरी बात, मैं स्वयं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो राज्य की जनता और मूलवासियों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। देखिए, समस्या इस बात की नहीं है कि परिभाषा क्या देंगे या क्या करेंगे। समस्या ये है कि राज्य के मूलवासियों को मिलना क्या चाहिए। और बिहार के कार्यकाल में यदि झारखंड के मूलवासियों को कुछ नहीं दिया गया तो विगत 22 वर्षों में झारखंड के मूलवासियों के साथ अन्याय क्यों हुआ है और अभी भी ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। देखिए, राज्य सरकार जो नीति निर्धारण करती है, उनके पास एक से एक बुद्धिजीवी लोग होते हैं, एक बड़ी टीम होती है, प्रोफेशनल्स की टीम ला सकते हैं, अन्य राज्यों की स्टडी कर सकते हैं और ये भली भांति देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर, जिले के स्तर पर छोटे मोटे उद्योग लगाए जाए तो जाहिर है कि दिल्ली से या हिमाचल प्रदेश से यहाँ नौकरी करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये उसी ब्लॉक का बच्चा या बच्ची काम करने के लिए जाएंगे, उसी जिले के बच्चे हैं वो काम करने के लिए जाएंगे। तो ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई जाती है। जहाँ तक शिक्षकों की नियुक्ति का सवाल है, अब देख लीजिए आप कि शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सरकार निर्धारित नहीं करती है। पारा शिक्षक अलग श्रेणी में माने जाते हैं, बच्चों को वास्तव में पारा शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्कूलों की ये हालत है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस की हालत यह है कि 25 या 20 कमरे हैं और 20,000 बच्चे वहां पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसी पढ़ाई करा रहे हैं आप। यदि मूलभूत सुविधाएं और पढ़ाई आप मूलवासियों को नहीं दे रहे हैं तो वो दूसरों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो जिस बात की आवश्यकता है वो नहीं हो रहा है और राज्य सरकारें सिर्फ कुछ न कुछ शगुफा छोड़कर, कुछ न कुछ बकवास करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। मैंने आज भरी सभा में कहा है कि आज की परिस्थिति ये है कि मेरे मन में भी भावना नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ने आया हूँ। मेरे मन में भावना है कि संगठन को बड़ा बना करके राज्य की जनता के पास स्पष्ट तौर पे एक स्पष्ट दृष्टिकोण दे सकूं, लोगों को बता सकूं कि वास्तव में उनकी समस्याएं क्या है। वरना
यदि आप मृग तृष्णा की तरह से अगर मरुस्थल में पानी ढूंढने के लिए अगर लाइट के रिफ्लेक्स को देख करके दौड़ते भागेंगे तो आपकी मौत ही होगी। तो यहाँ इस राज्य में ऐसा ही कुछ हो रहा है और यही जवाब आपके हर सवाल का जवाब हो सकता है कि राज्य को मैंने गहराई से और सूक्ष्मता से समझा है और मैं चाहता हूँ ऐसा ही करेंगे। ठीक है।